प्रोग्राम का हमारा ये सेगमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जी। इसमें आज ये हमारी तेज़ रफ्तार मगर सुस्त तर्ज ज़िंदगी पर हम बात करेंगे, जिसने हमारी हड्डियों, हमारे जोड़ों, सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया। पहले तो कमज़ोर होते हैं, फिर ये मसले इतने बढ़ जाते हैं। और सुबह भी आपको पता ही है, कल भी हमने इस पर एक स्पेशल सेगमेंट रखा था। मोबाइल फ़ोन है, इसमें हमारा हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। एक ही पोस्टर में हम बैठे हुए हैं, रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वीडियोज़ देखे जा रहे हैं, फिर लैपटॉप पर बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर में अगर हम कर रहे हैं तो वो एक ही हमारा पोस्टर होता है। सोफ़ा किस तरह का हमारा होना चाहिए, हम जा कर के इतने महंगे महंगे सोफ़े ले आते हैं, लेकिन हम ये ख्याल नहीं रखते हैं कि वो सोफ़ा जो है वो सिटिंग के लिहाज से, उसका पोस्चर, वो जिस तरह से बना हुआ है, वो उस लिहाज से सही भी है, मेडिकली वो ठीक भी है या नहीं है। इवन दैट हमारे बेडरूम्स के अंदर हम इन चीज़ों का नहीं ख्याल रखते हैं। जो जितना खूबसूरत नज़र आता है हम ले आते हैं, मैट्रेस हमारे, पिलोज हमारे, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आज ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर अक्सर लोग होते हैं उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, एक पोस्चर में बैठे थोड़ी देर के लिए टांगें शल हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? जिम कल्चर, सोशल मीडिया, फिटनेस ट्रेंड, बगैर ट्रेनर के वर्जिश करना। सोशल मीडिया पे आपने देख लिया, जिसने बताया, जिस डॉक्टर की रील ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगी, आपने समझा उसने ठीक कहा है, उस पर फ़ौरन हम अमल दरामद शुरू कर देते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो एक माहिर डॉक्टर, एक माहिर सर्जन, एक आर्थोपेडिक डॉक्टर जो है वही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम अपनी लाइफ किस तरह से जी रहे हैं। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक में हमने सेर हासिल गुफ्तगू करने के लिए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अली शेराजी साहब को आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है। डॉक्टर अली शेराजी, आपको वेलकम करते हैं जी। ये जितनी भी मैंने बातें की है ना, वो सारी इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब हमारे लिए इशू बनती चली, हिस्सा बन गई हमारी हाँ। ज़िंदगी का। अच्छा जी, आजकल पहले तो नौजवानों की बात करते हैं। हमारे नौजवान वो कमर, गर्दन, घुटनों का दर्द, बच्चों में इवन टांगों का दर्द, पैरों में दर्द, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। अगर तो हम बच्चों की बात करेंगे और यंग जनरेशन की बात करेंगे, आप देखें अब जनरेशन जी है, सो टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप उनकी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं हर वक्त टिकटॉक, फेसबुक की रील्स। सो उनकी जो गर्दन का पॉस्चर है वो 45 से 60 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। हमारे अपने सर का वज़न 5 kg होता है, तो जब आप इतने एंगल पे और कम से कम 20 मिनट्स तक रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा 20 से 25 kg तक का वेट अब गर्दन के ऊपर पड़ता है। जब इतना वेट पड़ता है तो गर्दन के जो पट्टे हैं, मसल, उनका खिंचाव हो जाता है। पेशेंट्स को कंधों तक भी दर्द जाती है, पूरे बाजू में भी, जैसे शैटिका होती है टांग की दर्द, तो अब इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल ब्रेकैल्जिया। इससे हाथ में सुनपन भी स्टार्ट होता है। अगर तो ये क्रॉनिक हो जाए, कुछ महीने ओल्ड हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है पेशेंट में, तो ये डिस्क प्रोलैप्स भी करता है, जिसको हम डिस्क स्लिप कहते हैं आम जुबान में। तो बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑफिस कल्चर हो गया, 9 to 5 लोग बस बैठे हुए हैं, पॉस्चर उनका ठीक नहीं है। अब जैसे सोफ़े भी बैठे हुए हैं तो उसके अंदर वो धंसे हुए हैं, कोई बैक कुशंस नहीं है, लोगों की नींद अच्छी नहीं है, हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर को तो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ये सारी चीज़ों की वजह से अब उनके कमर के पट्टों का खिंचाव, ये सब भी हो जाता है। हाँ। और फिर ऑफिसेज में हमारे ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। चेयर्स जो हैं, है ना, कितनी अनकंफर्टेबल होती हैं। हमारे वो लोग बेचारे जिन्होंने न्यूज़ रूम में काम करना है, जिन्होंने पीसीआर में, मतलब कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ अपने सेक्टर की, अपनी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी आप देखें, वो आप जाके विज़िट करें। आप चूँकि माहिर डॉक्टर हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल। अब आप देखिए उसके अंदर मुसलसल लोग बैठे हुए हैं, जैसे न्यूज़ रूम भी हैं, घंटा घंटा भी बैठ रहे हैं। आइडली आपको 20 मिनट्स बैठे हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, अपने पॉस्चर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सब लोग कामों में इतना बिजी हैं कि वो अपना ज़ात का ख्याल नहीं रख पा रहे। ज़ात का ख्याल रखते हैं तो वो उठ नहीं पाते वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, मोनेटाइजेशन का फैक्टर बहुत हो गया है। चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं। मोनेटाइजेशन का फैक्टर उन्हें मजबूर कर देता है। ये मोबाइल फ़ोन आप कह रहे हैं कि हमारा पोस्टर क्या होना चाहिए? वैसे आजकल डिफरेंट टाइप के वो स्टैंड्स भी आए हुए हैं, वो आप स्टैंड्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जो आपकी आईज़ हैं उसके लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल ना, मतलब आपकी नेक जो है 45 या 60 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए। और मैक्स 20 मिनट्स तक यूज़ करें, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें अपनी गर्दन की, ठीक है। मतलब किस किस्म की एक्सरसाइज? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफ़ी हैं, जिसमें फ्लैक्शन एक्सटेंशन पेशेंट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, लैटरल फ्लैक्शंस कर सकते हैं। कुछ हम बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन पेशेंट्स को खुद भी एडवाइस करते हैं, और कुछ हम के लिए एडवांस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करते हैं आप, ठीक है। गलत बैठना और एक ही पोस्चर में मुसलसल बैठे रहना किस हद तक हार्मफुल है? क्या
क्या आपकी बॉडी ज़ाहिर है कि शेप में भी ये फ़र्क डालता है। बहुत सारे सालों से आप एक ही फील्ड में एक ही काम किए जा रहे हैं, तो वो इसको भी चेंज कर बिल्कुल देता है। मिस, ये एग्जैक्टली जिस तरह हमने नेक की बात की, तो ये जो कमर है इसके पॉस्चरल इश्यूज भी सेम आते हैं। लड़के लड़कियां आपने देखा होगा वो जैसे पंजाबी में कुब्बा कहते हैं, कुब निकल आता है उनका, वो बड़ा अजीब लगता है, पर्सनैलिटी आपकी बर्बाद हो जाए, इतने खूबसूरत होते हैं। इवन आप कॉलेज स्कूल्स में देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी क्लास में जाएं जिनके बेंचेस हैं, तो आप देखें वो कुब निकाल के बैठे होते हैं, उससे उनकी बैक पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। मदरसे के काफ़ी बच्चे कुब निकाल के बैठे होते हैं, वो हमारे साथ बैक एक के साथ आते हैं। और जैसे मैंने आपको बाजू का जिक्र किया, तो अब उनकी टांग में दर्द जाती है, जिसको हम शैटिका, दर्द शकीका बोलते हैं, और उनको भी कमर की डिस्क का स्लिप का प्रॉब्लम होता है अगर तो ये क्रॉनिक हो जाए। पट्टों का खिंचाव जितना पुराना होगा, तो अगर पेशेंट को चोट नहीं भी लगी तो डिस्क को अपनी जगह से खिसका देगा। और फिर उसकी सर्जरी होती है, कितनी एग्जैक्टली, है ना। इंजेक्शंस भी लगते हैं, सर्जरीज भी होती हैं। अच्छा, मोटापा ये किस हद तक जोड़ों के दर्द का बाइस बनता है, कितना हमारे जोड़ों को ख़राब करता है? बिल्कुल मिस, मोटापे का तो मैं बताता चलूँ कि 1 kg वेट अगर किसी पर्सन का बढ़ता है तो आप उसे 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब 3 गुना वो जो है घुटनों के ऊपर प्रेशर डालेगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई 100 किलो का पेशेंट है, तो आप समझिए जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या उतरेंगे तो 300 किलो घुटनों पे वजन डालेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो नी के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट हैं, डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना कम से कम करें, लिफ्ट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आता है, जब वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाता है ये चीज़। तो हम रिकमेंड करते हैं कम से कम आधा घंटा शाम को वॉक करें, जिसके अंदर कम से कम उन्हें 5 मिनट फिर 10 मिनट इस तरह वो बढ़ाते जाएंगे। बार बार कुछ लोग गिर पड़ते हैं ना, चलते चलते गिर जाते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं चलता है, और हम अक्सर उनकी छेड़ बना लेते हैं कि जी फलां तो गिर जाता है, उसका तो काम ही है, ठीक है ना, उसको तो आयरोस कोई ना कोई फ्रैक्चर हुआ होता है, तो उस बेचारे वो जानबूझ के थोड़े गिरता है। ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, अच्छा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जितने ओल्ड एज हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, अब तो इवन यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम होता है, वो समझते हैं कि बुजुर्गी की वजह से ये चीज़ हमारे अब लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सो अगर वो बार बार गिर रहे हैं तो इट मीन्स कि या तो उनको नर्व्स का, नाड़ों का प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी उसे बोलते हैं, या शुगर के पेशेंट हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा और विटामिन डी बहुत ज़्यादा कॉमन है। पार्किंसनिज्म का उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। लोग समझते हैं कि हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमारी अब ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। ये वो बीमारियां जो एक्वायर्ड हैं और ये काबिल इलाज हैं। अगर वो इस तरह फ्रीक्वेंट फॉल्स होंगे तो कई हमारे पास पेशेंट आते हैं, ओल्ड एज में बोन्स इतनी वीक होती हैं, वो आपका इवन अपना बॉडी वेट बर्दाश्त नहीं कर पाती। सो उन पेशेंट का फ्रैक्चर होता है, और सबसे पहले चूकले का, हिप का फ्रैक्चर होता है। सो रिसर्च का डाटा हमें ये बताता है कि अगर किसी पेशेंट का ओल्ड एज में हिप का फ्रैक्चर हो गया, अगर आप उसे ऑपरेट करें, सर्जन या ना ऑपरेट करें, दोनों सूरतों में उनमें से 30% पेशेंट्स की विदिन 1 ईयर डेथ हो जाएगी और 60% की विदिन 2 ईयर डेथ। सो हिप का फ्रैक्चर जो है वो डेथ की बहुत कॉमन कॉज है पूरी दुनिया में। क्योंकि जब हिप का फ्रैक्चर होता है तो इट मीन्स के बोन का ओवरऑल स्ट्रक्चर मिस बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। आपने देखा होगा कि हम काफ़ी सुनते हैं कि जनरल पब्लिक में ये बात कॉमन है कि बुज़ुर्ग गए वॉशरूम में वज़ू करने गए और गिर गए और उनकी हिप का फ्रैक्चर हो गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई। लेकिन रियलिटी में उनका अपना स्ट्रक्चर मिस इतना वीक होता है कि एक्चुअली वो स्लिप होते हैं या सम टाइम एकदम हड्डी खुद टूट जाती है, फिर वो गिरते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि वो गिर के उनकी हड्डी टूटे। बिल्कुल, हम उन्हें मना ये करते हैं कि आप वॉश बेसन में पाँव रख के वज़ू ना करें, क्योंकि जब लोग वॉश बेसन में पाँव रख के वज़ू करेंगे तो उनकी ऑपोजिट टांग पे सारे के सारा बॉडी वेट पड़ेगा और वो कूला बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका फ़ौरन फ्रैक्चर हो जाएगा। सो ये एक जो है इम्पोर्टेंट जनरल पब्लिक में अवेयरनेस की। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो भी आपको रिस्क नहीं लेना, फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, और आपकी एज भी ज़्यादा है। बिल्कुल, कितनी एज हो जाए तो आपको बेसन में टांग रखे? फीमेल्स में एक कट ऑफ वैल्यू है 50 इयर्स। अच्छा। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में थोड़ा सा मार्जिन होता है, 70 इयर्स तक का जो है वो मार्जिन होता है। मेल्स रिस्क नहीं लेना चाहिए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बच्चों के बारे में कुछ सजेस्ट करें डॉक्टर अली, क्या मतलब डाइट क्या देनी चाहिए हमें अपने बच्चों को? अच्छा, बच्चों के लिए तो जो डाइट है एग्जैक्टली उसमें कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन डी। उसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी फूड फोर्टिफिकेशन के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। आपने देखा होगा इवन मिल्क्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन डी, फौलादी आटा, आयरन
वो सब फॉर्मूला सुना चीजें होगा नहीं है। आपने। नहीं, वो प्रॉपर डब्बा ऑथेंटिक पैक और मिस, वो ऑथेंटिक हैं। उसको जो है FDA जो ड्रग एजेंसी है वो सारी देखती है। जो हमारा फूड का पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस रखता है। जिन जिन चीज़ों में उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवाई हैं जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डेफिशिएंट हैं, वो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि क्या ये इसके अंदर फोर्टिफाई किया भी हुआ है कि नहीं। पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी बहुत कॉमन है ये फूड की फोर्टिफिकेशन। सो कोशिश करें जो पंजाब इंडिया गवर्नमेंट की की, पॉपुलेशन हमें चलो समझ में आती है ना, और वहाँ पे तो पाकिस्तान में होना एक अलमिया है, और हम बिल्कुल, जरा पाकिस्तान में असल में ये अब नया, हाँ। बिल्कुल अब ये नया ट्रेंड है। हाँ। बट गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है हमें स्पेशली उसको अवेल करना चाहिए। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, ये कुछ ख़वातीन जो है हाई हील्स बहुत पहनती हैं। हाई हील्स पहनने वाली ख़वातीन को कौन कौन से हड्डियों और जोड़ों के मसाइल हो सकते हैं? मैंने तो कुछ ख़वातीन को ऐसे भी देखा जिनको मैं हर वक्त हील्स पहने देखती हूँ, वो जब हील्स उतारती हैं उनके पैरों की शेप ही चेंज होगी हुई है ना। वो ऐसे उनकी एड़ियाँ यूँ गोल राउंड शेप में, और आगे से और पाँव भी इतने इतने से हो गए हैं बंद जूते पहन पहन के। उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, हाई हील्स, ये भी बड़ा काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। हाई हील्स में देखें उनको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस, काफ मसल का स्पैज़म, ठीक है, खिंचाव, ये बहुत चीज़ें कॉमन है। फ्लैट फुट हो जाता है फीमेल्स के, ठीक है। सो हाई हील्स में ये है कि सबसे अच्छे तो फीमेल्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि कहते हैं आपकी जो लोअर बॉडी होती है, मतलब तो उस पे भी आप वो ज़्यादा मतलब क्या पोस्चरल इश्यूज थोड़े से आ जाते हैं। नहीं, आप ज़्यादा फैट आ जाता है उस पे हील्स पहनने से। इज इट? अच्छा, फैट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर मैं साइंटिफिक बेसिस पे बात करूं तो फ्लैट फुट का इशू ने काफ़ी आ जाता है। बनियंस बन जाते हैं जिसे आप छाले टाइप कह सकते हैं, या उंगलियों का थोड़ा बहुत टेढ़ापन, ठीक है, हैलस वेल्गस। सो हम रिकमेंड करते हैं कि अच्छे सॉफ्ट जूते लाजमी पहने, और ऐसे जूते जिनमें नीचे आर्च बनी हो, यानी उनके जो सोल होते हैं, आप हर जूते में यूजली हील्स में सोल नहीं होते, ये कर्व होना चाहिए, कर्व होना चाहिए तलवे में हम जूते खरीदते हैं ये देख के कि वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें जूते ये देखना चाहिए कि अंदर से उसकी क्वालिटी क्या है। हम फ्लैट जूते यूजली ले लेते हैं, सख्त जूते ले लेते हैं, और वो हमारे पाँव का जो ओवरऑल एनाटमी है उसकी डिफॉर्मिटी कर देते हैं। आपके पाँव में एक कर्व रखा होता है, बिल्कुल, है ना, और इतना वो अल्लाह के बनाए हुए जो कर्व है ना, उसको सारा डिस्टॉर्ट कर देता है। वो आपके पाँव की खूबसूरती जो है ना, जितना ज़्यादा आपके पैर में कर्व होगा ना, उतना ज़्यादा पाँव आपका प्यारा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा, और उससे आप भाग सकते हैं। वो उतने अच्छे भी नहीं लगते। आपने देखा होगा कि आर्मी में वो जब मेडिकल फिटनेस देखते हैं तो जिनके पाँव स्ट्रेट हों उनको वो यूजली आउट कर देते हैं, उनको उनके नंबर काफ़ी कम कर देते हैं, कि उसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो ज़्यादा भाग नहीं सकते। वो भी तो देखते हैं ना, वो टांगे अगर आपस में बिल्कुल, जीनू वेलगम हो या जीनू वेरम हो, यानी कि नॉक नीज हो, अगर घुटने आपस में मिलते हो तो उसमें भी वो नंबर काट। फिर उनको एक्सरसाइज कहा जाता है, और एक्सरसाइज क्या है कि आपने गधे पे, आपने हॉर्स राइडिंग करनी है गधे पे, मतलब बिल्कुल, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है, जिससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग तो आजकल सबका सुन्न हुआ हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है ना, तो अब हाथ पैर भी सुन्न होने लग गए हैं। तो ये क्यों सुन्न होते हैं, इसके क्या रीज़न है, क्या कहेंगे? अच्छा, हाथ पैर सुन्न होना भी बहुत कॉमन है, उसके पीछे विटामिन्स की डेफिशिएंसी एक बहुत मेजर फैक्टर है। डायबिटीज़, जब भी ये चीज़ें हों तो अपने डायबिटीज़ का चेकअप लाजमी करवाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये सुन्नपन का मसला होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी में होता है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एडवाइस करते हैं। खाने में बताएं ना, क्या किस डाइट क्या लेनी चाहिए कि विटामिन बी आपका सही हो जाए? अच्छा, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट, एक तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी चाहिए, दूध का दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा अभी हमने जिक्र किया था कि ऐसे पेशेंट जिनके गर्दन और कमर के पट्टों का खिंचाव है, उनके अंदर भी ये सुन्नपन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब उनकी डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है, नर्व जो नाड़े हैं, बिजली की तारें हैं, उनका खिंचाव हो रहा होता है, तो इन सब के लिए चेकअप ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर लोगों को जोड़ों और हड्डियों के दर्द को जो है ना, वो बढ़ापा, आप किसी को भी कहना मेरी टांग में दर्द हो, नहीं मेरी हड्डियों में दर्द हो, वो कहते हैं हाँ बुढ़ी हो रही हो, हाँ ये नहीं बुढ़े हो रहे हो तुम, ठीक है। तो ये क्यों इससे जोड़ते हैं हमारे लोग? तब तो बच्चे भी कहते हैं कि दर्द हो रहा है टांगों में, पैरों में, रात को सोते वक्त स्पेशली। बिल्कुल, तो क्यों होता है? देखिए मिस, ये चीज़ हमने ना एक मिथ बना लिया कि बस अब बुजुर्गी है तो ये चीज़ें आ गई हैं, उसको हम लोग पाल लेते हैं, फिर 4 बीमारियां और भी आ जाती हैं।
हैं। ये जो आपने कमज़ोरी और इन सारी चीज़ों का जिक्र किया, अब मार्केट में काफ़ी सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो हम बुज़ुर्गों को भी देते हैं और इवन यंग पेशेंट्स को भी देते हैं। इवन ऐसे सप्लीमेंट्स हैं यूजली हम ब्रांड को इंडोर्स नहीं करते होते, जिसमें टैबलेट्स और इंजेक्शन, एज इज़ जस्ट अ नंबर नाउ। जिस तरह आपने देखा है कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास काफ़ी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे वो जिल्द की बुजुर्गी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो जवानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम हड्डियों की कमज़ोरी को काफ़ी टैबलेट्स और इंजेक्शन से रिवर्स कर लेते हैं। पीआरपी भी करते हैं ना? बिल्कुल, पीआरपी भी करते हैं, खासतौर पे जोड़ों का दर्द। एग्जैक्टली, पीआरपी भी करते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी पेशेंट को, जैसे इंसुलिन लगाई जाती है उस तरह हम इंजेक्शंस भी लगाते हैं पेशेंट्स को, तो उनकी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। मैं एडवाइस करूँगा कि ओल्ड एज हो या मिडिल एज हो, हम सबको अपना डेक्सा स्कैन लाजमी कराना चाहिए। उसमें टी स्कोर, जी स्कोर होता है। टी स्कोर, जी स्कोर आपको बताता है कि आपका जो एज फेलोज हैं उनके हिसाब से आपकी हड्डियों की मजबूती कैसी है, और जो यंग एज का एक बंदा है उसके हिसाब से कितना डिफरेंस है। सो हमें टाइम से पता लग जाता है कि आप सप्लीमेंट लेने का टाइम आ गया है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट एज में क्या टाइम होता है? अगर फीमेल्स में यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि जब वो 35 क्रॉस कर लें तो वो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें, और जो मेल्स हैं वो 40 क्रॉस कर लें तो सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें। क्या कॉम्प्लिकेशन? जो नहीं लेती तो फिर उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम, ऑस्टियोमलेशिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है? ये है एक तरह की हड्डियों की कमज़ोरी। आप समझें कि जैसे एक लेंटर आपने डाला हुआ है जिसमें बीम्स हैं, हाँ। सरिया है, सीमेंट है, तो अब थोड़ा सा सीमेंट गिरना शुरू हो जाएगा। सरिया अगर 10 थे तो वो 6 रह जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये कि इस एज में फीमेल में 35 के बाद और मेल में 40 के बाद जितना मर्जी दूध दही इस्तेमाल करें तो उतना अब वो बॉडी में नहीं जाता। आपको एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट चाहिए होता है जो उसको हड्डियों तक पहुँचाएं। आप समझे कि जैसे आपने लाहौर से कराची जाना है तो इट्स बेटर कि आप किसी रेल पे या गाड़ी पे जाएं ताकि वो फास्टली आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। सो हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। सप्लीमेंट एक तरह की गाड़ी है आपके लिए। खाने ही खाने आप? खाने ही खाने। ओके। जिम में जो वर्जिश करते हैं उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कौन सी उनकी कॉमन इंजरीज होने के ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं, उनको क्या केयर करनी चाहिए? वैसे इंजरीज जिम में किस किस्म की ज़्यादा होती हैं? अच्छा, शोल्डर की इंजरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वीडियोस हैं कि हमने देखा है एक्सरसाइज करते हैं उनकी डेथ हो जाती है ना, एग्जैक्टली, कैमरा फुटेजेस और वो सिंकपी हो जाती है, एकदम हार्ट स्टॉप हो जाता है पेशेंट्स का। शोल्डर की इंजरीज बहुत हो जाती हैं हैवी वेट उठाते हुए या नीचे गिराते हुए। एल्बो की इंजरीज होती हैं। नी के ACL PCL रस्सियाँ होती हैं नी के अंदर अल्लाह ने बनाई हुई हैं, उनकी इंजरीज हो जाती हैं। मसल टीयर हो जाते हैं, स्पेशली पैक्ड मसल और बाइसेप्स मसल जो हैं ये पूरे उखड़ जाते हैं। सो इसके अंदर मैं लोगों को बताना चाहूँगा जितने भी एथलीट्स हैं कि जब उनके ये इस तरह के मसल टीयर हों तो उनको कोशिश करें विद इन 1 मंथ, 4 to 6 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर टाइम से रिपेयर करा लें। किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को सर्जरी करते हैं। पेशेंट्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, पट्टे कट जाएँ अगर, ठीक है, ये बाइसेप और पैक्ड मसल का बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरी है। वो मुख्तलिफ अताइयों और पहलवानों के पास भागते रहते हैं। फिर जब वो 4 या 6 हफ्ते के बाद हमारे पास आते हैं तो वो जो मसल की एवल्जन हुई होती है वो गलत जगह पे वहाँ पे जम जाता है। ठीक है, अब आपने क्या उसको अपनी जगह वापस लेके आना मेजर सर्जरी करके, ठीक है, और क्या वहाँ पे हमने मोटे लोहे की तारों की तरह के सूचर धागे लगाने होते हैं, बट अब वो टाइम नहीं होता। पेशेंट यूजली 1-1 साल बाद हमारे पास आते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑपरेट कर दें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है। हर ऑपरेशन का एक टाइम होता है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही कोई मसल की इंजरी हो, यूजली पेशेंट्स को पता लग जाता है, उसमें उन्हें पता होना चाहिए स्वेयर पेन होगी, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे सोजिश होगी, उनकी वीकनेस उन्हें फील होगी, तो उस टाइम पे फ़ौरन आइसिंग कर लें, कोई गर्म पट्टी बांध ले, उस जगह को ज़्यादा मूवमेंट ना दें और फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। अच्छा, रनिंग या वर्जिश करने के बाद कुछ लोग ट्राई कर भी लें तो उनको फिर दर्द होता रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो किस मरहले पर डॉक्टर से आप रजू कर लेना चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? अच्छा, रनिंग का भी अब ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत जनरल पब्लिक में आ गया है। सो लेकिन उसमें प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि लोग, एक होता है जो हम उन्हें एडवाइस करते हैं 30 मिनट्स वॉक से स्टार्ट करें, वो वॉक नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़ चलना, वो भी नहीं करते। उसके बाद जॉगिंग है, वो भी नहीं करते, एक डायरेक्ट वो रनिंग शुरू हो जाते हैं। उनका फुटवेयर अच्छा नहीं होता,
कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हुए, आपको पता है हर चीज़ का एक अटायर होता है। और इवन अगर जिम की बात करें तो जिन्होंने कभी ट्रेडमिल का उन्हें फंक्शन भी नहीं पता, वो ट्रेडमिल में एकदम भागना शुरू हो जाते हैं। सो कोशिश करें जब भी रनिंग करनी हो, ये मैंने सारे जो मरहले बताए हैं इसके हिसाब से करें। मैंने स्टार्ट की थी और मैंने मैनुअल ले ली थी, और मैनुअल पे आपको पता है क्या हाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिक तो चलो फिर समझ में आती है ना, और मैनुअल में आपको फिर ज़्यादा, लेकिन किसी ट्रेनर के गाइडेंस के अंडर करें। मैनुअल होती है, उसमें मैनुअल आपके थोड़े से कंट्रोल में आ जाती है। हाँ। इलेक्ट्रिक में एक दफ़ा आपने बटन प्रेस कर लिया, जिस स्पीड का जिस इंक्लाइन का वो उसी तरह चलेगी। तो कोशिश करें कि एकदम रनिंग की तरफ ना जाएं। हमारे इधर लोगों को रनिंग से प्रॉब्लम नहीं होता, जो बैड टेक्निक है ना रनिंग की, उससे प्रॉब्लम होता है। तो जिस तरह मैंने बताया कि फेज़ वाइज चलें, एकदम रनिंग की तरफ ना जाएं, और आपका अटायर अच्छा होना चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, कंफर्टेबल हो। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं देसी लिबास की बात करूँ तो कोई साड़ी पहन के तो औरत रनिंग नहीं कर सकती। इसी तरह हमारे मर्द भी हैं, वो रनिंग के लिए स्पेशल एक अटायर है, स्पेशल जूते हैं, ठीक है। हाई हील्स पहन के जिस तरह आप रनिंग नहीं कर सकते, इस तरह आप जो है वो जूती पहन के भी रनिंग नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ठीक हो गया। अच्छा, हड्डियों के जो मसाइल हैं उनमें अक्सर जो चीज़ हम देखते हैं, इसमें औरतों में क्यों हड्डियों का दर्द ज़्यादा, और इस पे मर्द हजरात भी शिकायत करते हैं, क्यों? ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है? एग्जैक्टली 50 ईयर्स के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ख़वातीन में, वो बहुत कम हो जाता है, और बाज़-औक़ात उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है। यूरोप में और अमेरिका में तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत कॉमन है। वही एस्ट्रोजन हार्मोन लो डोज में फ़ीमेल्स को दिया जाता है। उससे स्किन भी उनकी थोड़ी सी फ्रेश और यंग रहती है, हड्डियाँ भी उनकी मज़बूत रहती हैं, और ओवरऑल थोड़े से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज़ जो हैं, हॉट फ्लैशेस वगैरह, उनके सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। इसी वजह से फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ही डायरेक्ट आते हैं हड्डियों की कमज़ोरी के साथ। और जो मेल्स हैं 70 ईयर्स के बाद उनके अंदर जो नेचुरल हार्मोन अल्लाह ने बनाया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी होती है। अब मेल्स को भी ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। वही बात मैं वैसे करूँगा कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मेल्स के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं। एंड में हकीम की मेडिसिन लेने जाते हैं मेल फीमेल्स दोनों, और वो और ज़्यादा बीमारियों के साथ आते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली स्टीरॉयड दिए जाते हैं। बिल्कुल, हकीम स्टीरॉयड देते हैं। मोस्टली उसमें स्टीरॉयड, डेक्सामेथासोन मिक्स होता है, और पेशेंट फिर हमारे पास उनके जो हिप जॉइंट्स हैं सबसे पहले वो मुतासिर होते हैं, वो यूजली ख़त्म हो जाते हैं, और हिप रिप्लेसमेंट की नौबत से वो आते हैं हमारे पास। अच्छा चलें, एंड पे मुझे ये बता दें कि अचानक खड़े होते हैं हम, है ना, तो हमारा ये वाला घुटना, ये वाला या ये वाला, वो एकदम बेंड हो जाता है। क्यों? आप सारा ऐसे लगता है जैसे हमने सारा इसी पे लोड डाला है, और बड़ा पेनफुल होता है। ये क्यों होता है? अच्छा, यूजली लोगों को पोस्चरल इश्यूज होते हैं। ओके, और ये इस तरह नी का एकदम बैंड हो जाना, इसमें पेशेंट को देखना चाहिए, लाइक, क्योंकि जो अंदर उसके स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और मीडियल लैटरल जो हैं वो कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। बेसिकली आप समझिए घुटने की गिट 4 रस्सियाँ हैं, लेफ़्ट, राइट और फ्रंट और बैक, ठीक है। तो उसमें से किसी की भी इंजरी हो सकती है। सो इनिशियली तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आप समझिए कि वो एक तरह की रस्सियाँ हैं जिसके कुछ रेशे जो हैं वो कट जाएंगे। सो यूजली कंजर्वेटिव भी इन पेशेंट्स को किया जाता है। हम ब्रेस, जराब सी होती है नॉर्मल सी जैसे हम जराब पहनते हैं, वो हम ब्रेस दे देते हैं। थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो तो हम MRI के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और अगर तो बिल्कुल ही वो कट जाएँ, ठीक है, और इंस्टेबिलिटी हो, आप पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या उतर रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारा घुटना निकल रहा है, तो उसके अंदर फिर यूजली सर्जरी करनी पड़ती है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शराजी साहब, आप आए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया।